हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रीतम्स क्लास। तो फिर से हम आ चुके हैं क्लास 10 के पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 द पावर शेयरिंग के लेक्चर 2 में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि पावर शेयरिंग होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमें दो देश की कहानी पढ़नी पड़ेगी, बेल्जियम और श्रीलंका। पिछले लेक्चर में हमने आपको बेल्जियम की कहानी बताई थी और ये भी बताया था कि किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करके वहां एथनिक कंपोजिशन होने के बाद भी, एथनिक कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी लोगों को एक पीसफुल लाइफ दिया। अब बारी है जानने की श्रीलंका की कहानी कि श्रीलंका ने किस तरीके से अपना पावर शेयर किया। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो एशिया में है। ये हमारे तमिलनाडु से के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पे स्थित है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जो हमारे भारत के एक स्टेट हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। अब बारी आती है यहाँ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में जानने की। श्रीलंका में लोग अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे। 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे। 18% पीपल्स तमिल स्पीकर्स थे। Tamil speakers were divided into two groups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. श्रीलंकन तमिल्स वह थे जो वहां के नेटिव थे। इंडियन तमिल्स वह थे जिनके लोग ब्रिटिश के टाइमिंग में भारत से जाकर वहां प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद 7% लोग वहां क्रिश्चियन थे जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे। जो आपके श्रीलंकन तमिल से उनकी संख्याएं 13% थी और जो इंडियन तमिल से उसकी संख्याएं 5% थी। तमिल्स लोग या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, जबकि सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिस्ट थे। ये था एथनिक कंपोजिशन। अब आप बोलेंगे कि सर यहां मेजोरिटी थी सिन्हाला स्पीकर के हाथ, तो क्या हुआ? सिन्हाला वालों ने क्या वहां के लोग माइनॉरिटी का रेस्पेक्ट किया या नहीं? मैंने कहा कि सिन्हाला वालों ने मेजोरिटी होने के कारण से इन्होंने अपने मेजोरिटी का पूरा फायदा पूरे देश पे उठाया। कैसे? इसे जानने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी मिली थी 1948। उसके बाद से जो सिन्हाला कम्युनिटी थे, सिन्हाला के कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट्स पे अपने मेजोरिटी का डोमिनेंस दिखाया ताकि अपना सुपरमेसी पूरे देश में स्थापित कर सके। यहां इसका मतलब यह था कि सिन्हाला कम्युनिटी वालों ने डिसरेस्पेक्ट किया माइनॉरिटी का, चाहे वो तमिल स्पीकर्स थे, चाहे वो आपके क्रिश्चियंस थे। इन लोगों को डिसरेस्पेक्ट किया गया। 1956 में सिन्हाला कम्युनिटी ने जो वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनके थ्रू से एक एक्ट पास करवाया और उस एक्ट ने सिन्हाला स्पीकर को ऑफिशियल लैंग्वेज का, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। यही नहीं, वहां जो एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी के लिए आते थे, जो जॉब वैकेंसी होते थे, उन सब में सिन्हाला स्पीकर्स को काफी फेवर किया गया। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया क्योंकि बुद्धिस्ट वे लोग थे जो मेजोरिटी में थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो था एक एक करके वहां के जो माइनॉरिटी वाले लोग थे, तमिल स्पीकर्स थे, उनको काफी हर्ट कर रहा था। अब उन लोगों को यह लगने लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फीलिंग्स को, हमारे राइट्स को डिनाई कर रहा है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू से स्ट्रगल करके अपने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन फिर से इसे डिनाई कर दिया गया। 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि जो श्रीलंका का नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट है, उसे तमिल स्टेट घोषित कर दिया जाए, वहां एक तमिल स्टेट दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये बात कही गई, ये बात
वहां आपके सिन्हाला स्पीकर्स को नहीं पचा और इन लोगों के बीच में विवाद हो गया और ये विवाद बहुत ही जल्द सिविल वार में बदल गया। सिविल वार जब कभी भी सेम कंट्री के लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो सिविल वार कहा जाता है। एंड फाइनली तुम कह सकते हो इस सिविल वार का रिजल्ट जो था काफी भयंकर हुआ। बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने, thousands of the people lost their lives. They were from the both sections. दोनों सेक्शन से थे। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि रिफ्यूजी की तरह वो देश छोड़कर चले जाए। एंड मेनी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। इसका रीजन ये हुआ कि पहले एक श्रीलंका जो काफी इकोनॉमिकली, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, सब में स्ट्रांग हुआ करता था, ये काफी पीछे चला गया। और इस वर्ल्ड वार की शुरुआत जो खत्मा थी, जो समाप्ति थी, वो 2009 में होगी। अब सवाल आता है कि सर इस दोनों स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा? तो इस दोनों स्टोरी से हम लोगों ने सीखा कि बेल्जियम ने वहां के लोगों का रेस्पेक्ट किया, चाहे वो माइनॉरिटी थी या मेजॉरिटी थी। वहां के लीडर्स ने रेस्पेक्ट किया और अलग अलग तरीके के नियम्स को लगाकर सब लोगों को इक्वल दर्जा दिया। इसलिए वहां के लोग पीसफुली लाइफ को लीड किए, जबकि श्रीलंका में इसके अपोजिट हुआ। यहाँ लीडर्स लोग माइनॉरिटी का कदर नहीं किया, उनके फीलिंग्स का डिसरेस्पेक्ट किया। यही कारण था कि यहाँ सिविल वार हुआ और इतनी क्षति हुई। तो आई होप दैट कि ये दो कहानी आपको पावर शेयरिंग समझाने के लिए काफी था। फिर से हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और इस चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।